असल में कोरोना जब हुआ तो मैं पहला व्यक्ति था जो वितरण के कार्यों में लगा। भ्रष्टाचार की जो भेंट चल रही है चीज़ें और सब मिल के खा कमा रहे हैं, ये सब चीज़ पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। और जो जनता, मुझे आशा है कि छपरा की जनता रोक लगाएगी और ऐसे अवांछित भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी। सोशल मीडिया हथियार है किसी को बढ़ाने में, घटाने में नहीं है। घटाने में घूम फिर के फिर आपकी जूती आपकी सर हो जाता है। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप देख रहे हैं रेडियो मयूर और छपरा पोस्ट का सोशल मीडिया पेज। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एक बार फिर से अपनी एक सीरीज़ लेकर वापस आ चुके हैं, जिसमें हम लोग हर एपिसोड में अलग अलग अतिथियों के साथ बातें करते हैं। और आज ये कड़ी की शुरुआत हो रही है और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में अलग अलग अतिथि मौजूद रहेंगे और हम लोग उनसे बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। मैं बता दूं कि आज भी एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के नेता श्री शैलेंद्र सेंगर जी। इनसे हम लोग जानेंगे, समाज में बहुत सारी गतिविधियों में इनका नाम आगे आ रहा है और अलग अलग गतिविधियों में ये नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। सामाजिक काम हो या फिर खेल कूद हो, संस्कृति से जुड़ा कोई काम हो, ये हमेशा लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सेंगर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पे लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क पे लोग काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका नाम काफ़ी आगे आ रहा है, आप लोगों में बढ़ चढ़ के उनकी मदद भी कर रहे हैं और कई गतिविधियों में शामिल भी हो रहे हैं। एक सर, आपके बारे में लोग और भी जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आपकी जो यात्रा रही है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ इसके बारे में बताइए। मैं यहीं इसी ज़िला का रहने वाला हूँ और यहीं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड, उत्तराखंड, देहरादून और दिल्ली में हुई है। मैंने पढ़ाई लिखाई के साथ तब से ही दूसरे पढ़ने लिखने वालों की भी मदद करने का एक मन बनाया और मैंने बहुत लोगों की मदद भी की है। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका मैंने पीएचडी के थीसिस लिखवाने में या ऐसा नहीं कोई पैसे लेके लिखवाने में, मैंने, मेरे कई जानकार लोग थे जो ये काम रुचि के लिए भी करते थे, कुछ रिसर्च करना हो अतिरिक्त समय में। तो ऐसे बहुत लोगों का मैंने करवाया, बहुत लोगों का, चूँकि मेरा खुद भी पब्लिकेशंस का काम है तो मैंने कई ज़िले के लोगों का, इवन बिहार के लोगों का पब्लिकेशंस करवाया है। मतलब आप पब्लिकेशन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्ट टाइम मैं पब्लिकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारा पार्ट टाइम बहुत सारा काम करता हूँ। किताबों को भी आपने प्रकाशित हाँ हाँ, किया होगा? मैंने बहुत सारी किताबों को पब्लिश किया है। इस जिला के एक धरोहर हैं महेंद्र महेंद्र मिसिर, मिसिर जी। आज ही उनका एक किताब का विमोचन भी होने जा रहा है शहर में। जी। तो उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा किताब मैंने प्रकाशित की है। अच्छा। 3 या 4 किताबें मैंने पब्लिश की है और सबसे पहले पब्लिश की है। बाकी लोग ऐसे उपन्यास वगैरह, कोई बड़े साहित्यकार उन पर उपन्यास वगैरह लिखे थे, लेकिन सामान्य पाठक वर्ग के लिए उनकी किताबों को मैंने पब्लिश किया। और उस किताबों के पब्लिकेशन के बाद मैंने बड़े बड़े छपरा में कार्यक्रम भी किए हैं। मैंने याद है मेरे को कि मैं 2009-10 में, उस समय विधान परिषद में सभापति ताराकांत झा थे और ताराकांत झा जी बहुत विद्वान व्यक्ति भी थे। तो एकता भवन में उस समय कार्यक्रम होता था, ये प्रेक्षागृह तो अभी हाल में बना है। तो मैंने वो एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसको, उस पुस्तक के
प्रकाशन के उपरांत जो लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, शहर के बहुत गण्यमान पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के भारी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में आए थे। तो अन्य भी चीज़ों पर मैंने बहुत लोगों की मदद की मतलब है कह यहाँ सकते हैं जो कि आप शिक्षा से जुड़े हैं, प्रकाशन से जुड़े हैं, लोगों की मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं। तो एक विज़न है आपके पास, ये कह सकते हैं। वो चाहे शिक्षा, वो आपके कुछ गतिविधियों में भी दिखा है। जैसे आपने कुछ इधर हाल-फिलहाल बच्चियों के लिए पैड वितरण का भी एक आपने मुहिम चलाई थी। वो पैड वितरण वाली जो विषय है वो मुहिम कोरोना के पीरियड में चला था। असल में कोरोना जब हुआ तो मैं पहला व्यक्ति था जो वितरण के कार्यों में लगा। मतलब लोगों के पास खाने पीने की स्थिति खराब हो गई थी, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, और लॉकडाउन शुरुआत में 20-20 दिन ऐसे बढ़ता गया था। 1.5-2 महीना का लॉकडाउन में तो 2-3-4 दिन के बाद ही कई परिवार के लोग मुझसे संपर्क करने लगे। तो मैंने, बाकी अन्य लोग भी बाद में आए, मैं पहला व्यक्ति था। ये इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो, कि इस जिले का मैं पहला व्यक्ति था जो इस कार्य में लगा। इस कार्य में लगा तो बहुत लोग बाद में लगे। मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें लाइमलाइट में आने के लिए, ऐसा करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मैंने अलग अलग लोगों, अलग अलग माध्यमों के थ्रू ये काम करवाया। तो वो लोग दिख रहे थे जो कर रहे थे, उसके पीछे मैं था, ये बहुत लोगों को नहीं पता, आज भी नहीं पता है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या हुआ कि जब खाद्य सामग्री वगैरह जब बंटवा रहा था, उसी बीच में किसी महिला ने ये विषय बताया हमारे कार्यकर्ता को कि ये सब तो ठीक है, और हम लोग के घर में ये समस्या भी आ रहा है कि हम लोग के पास खाने का तो पैसा नहीं है। बीच में सैनिटरी पैड को लेके उसने बताया कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, हम लोगों को चाहिए। तो मैंने फिर इसी बीच में हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का भी एक लॉकडाउन के पीरियड में ही दिल्ली भाजपा ने एक कार्यक्रम कर रही थी। झारखंड भाजपा के भी सांसद विधायक कुछ कार्यक्रम इस विषय में कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यूनिक आइडिया लेके आया था। तो मैंने उनको देखा कि ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग छपरा में भी ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैंने खासकर गरीब बस्तियों में अपने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्य शुरू कराया। और शुरू करने के बाद ये हुआ कि कोरोना पीरियड ख़त्म हो गया, तब भी कुछ कुछ कभी कभी बढ़ता रहा। इसी बीच में ये ध्यान में आया कि जो विद्यालय है, पहले उस विद्यालयों में इसके लिए सरकार से सैनिटरी पैड वगैरह आता था या पैसे आते थे। बाद में वो पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगा। और एक इसी बीच में किसी प्रधानाध्यापक से मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि वो तो ठीक है, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, लेकिन अगर अचानक स्कूल में किसी बच्ची को ज़रूरत पड़ जाए तब क्या करेंगी। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे सारे विद्यालय, सारे महाविद्यालयों में ये मशीन लगाना है सैनिटरी पैड का, जिसमें आराम से जब ज़रूरत हो बच्ची सैनिटरी पैड का पैड निकाल ले। तो अब चूँकि मैं एक राजनीति कार्यकर्ता हूँ, तो एक इस विधानसभा के निमित्त ही मेरा कार्य होता है। तो मैं इस विधानसभा में करीब करीब विद्यालय और कुछ कॉलेज बचे हुए हैं जो बड़े कॉलेज। कितनी मशीनें लग चुकी होंगी अभी तक? 40-45 मशीनें लग गई होगी। करीब करीब सारे हाई स्कूल जहाँ बच्ची कक्षा 6 से ऊपर की बच्चियाँ पढ़ती है, सब में मैंने मशीनें लगवाई है। बहुत क्या बात है। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं एक उद्देश्य के पीछे कि हमें राजनीति भी करना है, और कभी-कभी राजनीति मुख्य उद्देश्य बन जाता है। जातिगत राजनीति काफ़ी हम लोग देखते हैं अपने आसपास, जिस समाज से हम लोग आते हैं उसमें जाति विशेष को लेके बड़ी राजनीति होती है। इस पे क्या आपका विज़न रहेगा? आप किस तरह की राजनीति को लेके चलना चाहते हैं? जातिगत विषय पर राजनीति में जाति महत्वपूर्ण कारक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ किस ओर जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि आप जब फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जीवाड़ा से मेरा तात्पर्य है कि मैं मान लीजिए क्षत्रिय जाति से हूँ, और मैंने अपने
जातिगत आंकड़े में जितने सिंह लिखने वाले लोग हैं, वो चंद्रवंशी भी हो सकते हैं, वो कुर्मी क्षत्रिय भी हो सकते हैं, या अन्य लोग भी, बहुत लोग सिंह लिखते हैं, भूमिहार वर्ग के लोग भी सिंह, सबको मैं अपने सूची में जोड़ लूँ कि मैं हमारी जाति का संख्या इतना है। और ये सच्चाई भी है कि मेरी जाति का संख्या सबसे ज़्यादा है इस विधानसभा में, तो मैं ये जोड़ लूँ। दूसरा ये कर लूँ कि मैं एक समूह बना लूँ कि हमारी जैसी ये सब जातियाँ हैं, और ये मैं इस समाज की इतनी जातियाँ हैं। आपकी समाज की जातियाँ होंगी 15-20, आप जोड़ लें 56-58, और ऐसे जातियों को जोड़ लें जो जाति आपके समाज का कभी अंग ही नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ वैश्य समाज के तथाकथित कुछ ठेकेदारों से, कि प्रजापति, कुम्हार, बढ़ी, लोहार, आपको तुरहा, ये सब जातियाँ आपने जोड़ ली है। किस उद्देश्य से आपने जोड़ी है? कि ये वैश्य समाज का अंग है। और अगर ये वैश्य समाज का अंग है, वैश्य समाज का मतलब व्यापार करने वाले या किसी खास पेशा को करने वाले वैश्य समाज हैं, तो कुशवाहा वैश्य समाज, तुरहा वैश्य समाज में रहेगा, कुशवाहा वैश्य समाज में नहीं रहेगा। और आप तो सीधे नोनिया वैश्य समाज में नहीं रहेगा। नमक का व्यापार करने वाला वैश्य समाज में नहीं रहेगा, और तेल का और शराब का व्यापार करने वाला वैश्य समाज में रहेगा। तो ये तो आपकी सूची गड़बड़ है, पहली बात। दूसरा बात, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने के लिए या पॉलिटिकल फोर्स अपने आप को दिखलाने के लिए आप ऐसी गलत सूची बनाते हैं, तो ये सब विषय नहीं चलने वाला है। आपका विज़न क्या रहेगा? मान लीजिए कि आप अगर मेन स्ट्रीम राजनीति में आप आ रहे हैं और आपको पावर या फिर वो अथॉरिटी दी जाती है, आपके हाथ में सत्ता आती है, आप किस हिसाब से क्या विज़न लेके चलना चाहेंगे? देखिए, मैं जो विजन चल रहा है, जो यहाँ के पॉलिटिशियन का करीब करीब जो लोग यहाँ राजनीति में हैं या आना चाह रहे हैं, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, कोई कुछ रहा, कोई कुछ रहा। वो अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया उसने। कोई कुछ कमीशन खाने के मामले में कुख्यात हो गया है, कोई जो अपने समय में कोई एजेंसी ला रहा है उसे पार्टनरशिप कर लिया। तो ये सब चीज़ें सारा शहर जानता है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पब्लिक सामान्य, आप छपरा में जाइएगा तो छोटी छोटी गलियां हैं, सामान्य रोज भूजा का ठेला लगाने वाला, मिठाई रोज सड़क पर खड़ा होकर बेचने वाला, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 2 दिन अगर उनका रोजगार बंद हो जाए तो भूखे मर जाएंगे। ऐसे लोगों पर क्या बीत रही है भाई? ये नगर पालिका था, ये अभी 3 वर्ष पहले नगर पालिका था, और अब नगर निगम बन गया। बजट 2, 2.5, 3 गुना बढ़ गया। किस मद में खर्च हो रहा है? ये भ्रष्टाचार की जो भेंट चल रही है चीज़ें, और सब मिल के खा कमा रहे हैं। ये सब चीज़ पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। और जो जनता, मुझे आशा है कि छपरा की जनता रोक लगाएगी और ऐसे अवांछित भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी। ये तो अलग ही विषय है पूरा, इस पे अगर हम लोग चर्चा करने बैठे तो फिर दूसरी तरफ हम लोग चले जाएंगे। अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ चीज़ें डिस्कशन में भी देखी जा रही हैं। अभी आपका भी कुछ पोस्टर और फोटोज़ वगैरह कहीं पोस्ट हुआ था, तो कुछ लोगों ने ये पूछा था कि शैलेंद्र सेंगर जी कौन है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो शायद नए लोग हैं, वो शायद ये जानना, इसीलिए ये इंटरव्यू भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो कौन सा साल था। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। वो जो लोग, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। नरेंद्र मोदी इस देश के क्या विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन किसी गांव में जाइएगा तो 10% लोग हैं जो नहीं जानते होंगे उनको। तो हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं, हमसे बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी पूछिएगा तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। बात है कि एक न जानना और एक डिलिबरेटली लिखना लिखवाना। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं पोस्ट पर, वो मैंने भी देखा। जिसने पोस्ट किया था उसने मुझे बताया भी। तो जब उनका प्रोफाइल खंगाला गया तो सब एक खास भावी प्रत्याशी के समर्थक थे। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है किसी को बढ़ाने या घटाने में। भी लिमिटेशन है। सोशल मीडिया हथियार है किसी को बढ़ाने में, घटाने में नहीं है। घटाने में घूम फिर के फिर आपकी जूती आपकी सर हो जाता है। वो कौन इतना मूर्ख है?
आप 3 जगह उसी आदमी से लिखवा रहे हैं, ये कौन है? कोई एक आदमी कभी एक जगह लिख सकता है। उसको जानना हो किसी भी व्यक्ति के विषय में तो एक जगह लिख सकता है कि आप कौन हैं। आप जब पोस्ट कीजिएगा उसी समय वो आदमी लिख देगा कि आप कौन हैं, तो उससे तो पता चलता है ना कि डिलिबरेटली लिखवाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया किंग होंगे कोई, वो लिखवा रहे होंगे सब जगह, और आप कौन हैं और उसमें नीचे लिखने लगेगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, तब क्या होगा? आपने भ्रष्टाचार किया, उसके बाद आप पद से गए, आप का सब नाम खराब हुआ, आपने कहा कुछ, करा कुछ, दिया वहाँ कुछ, लिया कुछ, और सब चीज़ धन से ही संभव होता है, ये सब चीज़ें तो नहीं होती ना। चलिए, छपरा की अगर हम लोग बात करें या फिर आप विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे विषय, 2-3 विषय जिस पे आप व्यक्तिगत रूप से उस पे काम करना चाहते हो? देखिए, एक तो सफाई वाला ही विषय है। मैं अभी आपके पास भी आया हूँ, एक दिन और 2-3 दिन पहले भी आपसे मिलने आया था। आपके घर के बाहर कूड़ा लगा रहता है, और ये सब हमारे घर के बाहर भी लगा रहता है। और ये कौन लोग हैं जो ये सफाई व्यवस्था शहर का देखते हैं और किस मद में देखते हैं, इस पर थोड़ा अध्ययन शोध करने की ज़रूरत है। एक तो ये जब तक साफ सफाई नहीं होगी शहर की, शहर अच्छा कैसे लगेगा, पहला बात। दूसरा बात ये है कि कुछ शिक्षण माहौल बनाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की स्थिति भी बीच में ख़राब थी, अब पता नहीं कुछ ठीक होगी। मैंने भी प्रयास किया था, 5-6 बरस में यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री मिल रहा था। या इस शहर के या ज़िले के आधे बच्चे बिहार विश्वविद्यालय में चल जा रहे थे, आधे बच्चे उधर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में खुला है, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं उधर पूर्वांचल में, उसमें चले जा रहे थे। तो बहुत ख़राब स्थिति है। हॉस्पिटल की स्थिति सुधरी है, नया बिल्डिंग बना है, थोड़ा इस सब पर भी विशेष ध्यान हो, क्योंकि यहाँ दलाल लोग बहुत सक्रिय है प्राइवेट हॉस्पिटल के, और शहर में अनऑथराइज बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है। इन अनऑथराइज हॉस्पिटलों पर रोक लगाना चाहिए, और चूँकि गरीब जनता पिसती है इसमें, किसी को पकड़ के भर्ती करा दो और उसे मनमाना पैसा वसूल लो, ये सब चल रहा है। इस सब चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। हाल फिलहाल में ऐसे कई सारी गतिविधियों और आयोजनों से आप जुड़े रहे, जैसे कि अध्यात्म से जुड़ा एक कार्यक्रम आपने कराया, खेल कूद को लेके आपने सारण खेल महोत्सव कराया। भविष्य की क्या योजना है आगे? भविष्य में अभी हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। अब आज ही हमने खेल कूद को ही एक नया आकार देने के लिए हॉकी एसोसिएशन का गठन किया है। तो हम लोग का कोशिश है कि ज़िले में हॉकी को लेके एक नई सोच पैदा हो, और बच्चे जो अन्य खेल के तरफ जा रहे हैं वो अपने राष्ट्रीय खेल को भी खेलें, और हॉकी से अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा लें। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इस ज़िले में हॉकी को लेकर कोई एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे हॉकी में भी एक अच्छे चूँकि ग्रामीण परिवेश वाला खेल है, बहुत लाइमलाइट वाला खेल नहीं है। हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ियों को बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो सारे खिलाड़ी हम लोगों को मेडल ला के देते हैं ओलंपिक में। तो हम लोगों को ये करना होगा कि हॉकी इस ज़िले में एक प्रमुख खेल के रूप में उभरे। ऐसा सोच के हम लोगों ने एक इकाई गठित की है बिहार हॉकी एसोसिएशन के अंदर, उससे संबंध। तो उस विषय में एक काम हो रहा है अभी, उसमें हॉकी का भी एक फिर से जीवन देने का, चूँकि सुने कि 40-50 साल पहले होता था, तो फिर से एक जीवन देने का प्रयास होगा। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक चीज़ों पर हम लोगों का काम चल रहा है कि कुछ सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ शहर में एक नया सांस्कृतिक माहौल पैदा हो, जिसे नए नए कलाकार वगैरह छपरा में उभरें। इन सब चीज़ों पर हम लोग। चलिए श्रोताओं, आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप सीधे सिंगर जी से यहाँ पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम इनके साथ बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। अगले 1-2 एपिसोड में इनको लेकर आएंगे और कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों के जवाब मिले। आज के एपिसोड में फिलहाल जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? जाते जाते संदेश ये है कि हम लोगों को साफ सफाई के अलावा एक पर्यावरण का विषय भी ध्यान में रखना है। छपरा में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, बहुत लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत समस्याएं आ रही है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं आप लोग। अभी हम लोगों ने पिछला साल मैंने 10,000 पौधे अमरूद के बच्चों, हाँ, ग्रामीण बच्चों में, जो छपरा शहर के आसपास ग्रामीण इलाका है, ऐसे बच्चों को हमने बांटा, जिसमें आपको जान के खुशी होगी कि 3 से 4 हज़ार पौधे बच्चों ने अभी तक सुरक्षित रखा है अपने आंगन में, द्वार पर, और 1 वर्ष के बाद उसमें अमरूद फलने लगेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है, पेड़ पौधे लगाए तो जाते हैं, संरक्षित नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, इन्हीं सब बातों और संदेशों के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्रॉडकास्ट में, इस पूरे एपिसोड में आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। और आगे भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमें सीधे मैसेज करें, और हम कोशिश करेंगे कि शैलेंद्र सेंगर जी भी आगे कई एपिसोड्स में आएँ और आपके सवालों को वो बताएं, जवाब दें और अपने विज़न को भी रखें। आज के एपिसोड में सर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।